मैं शुरुआत करने वाला आपके 12th अकाउंट्स के सिलेबस के साथ हर एक चीज मैं यहाँ पे समझाऊंगा। वो आपको मैं कुछ थियोरेटिकल पार्ट समझाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज जब मैं बात करता हूँ आपके पार्टनरशिप की, मैं कुछ बात कर लेना चाहता हूँ आपके सोल ट्रेडिंग फर्म। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो से मैं शुरुआत करने वाला आपके 12th अकाउंट्स के सिलेबस के साथ, जहां पर मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे क्या बताऊंगा, हर एक चीज मैं यहाँ पे समझाऊंगा। हाँ, ये मेरा पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में सबसे पहली चीज जो मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाला हूँ वो आपको मैं कुछ थियोरेटिकल पार्ट समझाने वाला हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक्स समझाऊंगा और फिर उसके बाद हम इलस्ट्रेशन करेंगे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रेगुलर वाइज में चीजें लेकर आऊँ, चीजें आपके लिए कंटिन्यू रखूँ, तो फटाफट से चैनल के नीचे एक प्यारा सा कमेंट, यानी वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हो, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज जब मैं बात करता हूं आपके पार्टनरशिप की, ठीक है, पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, उससे पहले मैं कुछ बात कर लेना चाहता हूं आपके सोल ट्रेडिंग फर्म की। अब होता क्या है कि इंसान जो है अपनी जिंदगी में कई सारी एक्टिविटीज करता है, सही बात है। एक इंसान कुछ एक्टिविटीज पैसों के लिए करता है और कुछ एक्टिविटीज अपने इमोशंस के लिए करता है, सही है, ठीक है। जैसे हम जॉब पे जाते हैं, हम बिजनेस करते हैं, ये हम पैसों के लिए एक्टिविटी करते हैं। वही मम्मी का प्यार, मम्मी का लाड दुलार, ये सारी चीजें क्या है, हमारे इमोशंस है, जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है अपने इमोशंस को परफॉर्म करने के लिए। अब यहां पे मैं बात करूंगा आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी का। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी की जब मैं बात करता हूं तो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक सबसे पहली चीज आती है बिजनेस। और जब कभी भी एक बंदा बिजनेस चालू करता है तो वो अकेला बिजनेस चालू करता है, जिसे हम बोलते हैं सोल ट्रेडिंग फर्म, जहां पे बिजनेस का मालिक भी वही रहता है, ठीक है, बिजनेस का करता धरता भी वही रहता है। अगर बिजनेस में फायदा होता है तो फायदा भी वो अकेले उठाता है और साथ ही साथ वहीं अगर कुछ नुकसान होता है तो नुकसान को झेलने वाला भी बंदा वो अकेला ही होता है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें कि एक सोल ट्रेडिंग फर्म में एक सोल ट्रेडर है, वो अपना बिजनेस रन कर रहा है और बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन क्या सिर्फ सोल ट्रेडिंग फर्म एक अकेला बंदा क्या अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल पे लेके जा सकता है, एक बड़े स्केल पे लेके जा सकता है? तो जवाब होगा ना। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो कि एक अकेला बंदा अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल पे नहीं लेके जा सकता या फिर अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड नहीं करता? रीजन क्या होता है मालूम है कि देखो, जब तक चीजें छोटी होती हैं तब तक आप अकेले हैंडल कर लेते हो, लेकिन वही जब चीजें बड़ी होने लगती है तो आपको चाहिए एक साथी, ठीक है, आपको चाहिए एक जोड़ीदार। अब आप बोलेंगे सर जोड़ीदार क्यों चाहिए? देखो, एक अकेला बंदा होगा तो एक अकेला बंदा क्या ही करेगा? एक अकेला बंदा मैनेजमेंट संभालेगा, अकाउंट्स देखेगा, प्रोडक्शन देखेगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा, कि मार्केटिंग देखेगा और साथ की स्टाफ हायरिंग देखेगा। एक अकेला बंदा कभी भी सारी चीजें कर नहीं सकता, सही बात है। और सबसे मेन चीज आती है ये सारी एक्टिविटीज करने के लिए जो पैसे चाहिए रहते हैं, वो पैसा एक बंदा लेकर आएगा भी तो कितना ही लेकर आ सकता है? एक लिमिटेड कैपिटल ही लेकर आ पाएगा। अब आप बोलोगे सर कैपिटल मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं उसे हम कैपिटल बोलते हैं, सही बात है। तो एक अकेला बंदा कितना ही कैपिटल लेकर आ पाएगा? लेके आएगा, एक उसकी भी लिमिटेशंस होंगी, ठीक, कर करके कितना ही करेगा उसकी भी एक लिमिटेशंस होगी, ठीक है। अब जब उसको एक बिजनेस एक्सपांड करने आता है तो सोल ट्रेडिंग के बाद वो अपनी एक साथी को ढूंढता है, अपने एक जोड़ीदार को ढूंढता है और उसी वक्त आपके एक नए फर्म की आगाज होती है, एक नए फर्म की शुरुआत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। जी हाँ, आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करने वाले 12th अकाउंट्स के साथ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। अब इनके बारे में हर एक चीज में यहाँ पे बात करूंगा, चीजें क्या होती हैं, कैसी होती हैं, किस तरह की होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहली चीज जो बात करूंगा वो पार्टनरशिप के बारे में बात करूंगा। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, डीड क्या होता है, क्या फीचर्स है पार्टनरशिप के, साथ ही साथ क्या प्रोविजंस है, मतलब अगर आपको एक पार्टनरशिप में एंटर होना है तो ऐसी कौन सी चीजें जो आपको कंपलसरीली करनी होती है या फिर कंप्लाई यानी फॉलो करनी पड़ती है, इन चीजों के बारे में देखेंगे। अब फाइनल अकाउंट्स क्या है क्या नहीं है, वो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके पूरे कंप्लीट बेसिक्स में आपको सिखाऊंगा, क्या अकाउंट्स बनाने होते हैं, जो 11th में हमने अकाउंट्स किया था फाइनल अकाउंट्स, उसके कंपेरेटिव में क्या अलग है, ये सारी चीजें मैं आपको अगली वीडियो में क्या समझाने वाला हूं। तो टेंशन नहीं लेना है, चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि सर ये पार्टनरशिप होता क्या? तो पार्टनरशिप की मैंने क्या कहा, जब कभी भी दो इंसान मिलते हैं, क्या जब कभी भी दो इंसान मिलते हैं और दोनों इंसान मिल रहे हैं क्या, एक बिजनेस को क्या रन करने के लिए, एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, फिर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसी चीज को हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं समय? पार्टनरशिप बोलते हैं। देखो क्या बोला गया, partnership means when two or more people come together to start and run a business is known as partnership, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं,
मैं अकेला बिजनेस रन कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे ये चीज लग रही है कि अब बिजनेस अब अकेला मुझसे हैंडल किया जाने वाला नहीं है, अब मुझे एक साथी की जरूरत है, एक जोड़ीदार की जरूरत है। तो मैं जा रहा हूं पाठक जी के पास, पाठक जी को बोला भैया देखो हम मेरा ऐसा ऐसा बिजनेस है, क्या आप मेरे बिजनेस में पार्टनर बनोगे क्या? तो पाठक जी बोलते हैं हाँ ठीक है बन लेंगे, लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि अगर फायदा हुआ तो मुझे कितना हिस्सा मिलेगा, ठीक है, फायदे और नुकसान में मुझे कितना हिस्सा मिलेगा, साथ ही साथ मुझे कैपिटल और कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हमारे बीच में क्या बात होती है, हमने डिसाइड किया कि हम इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। मतलब अगर 100 रुपए अगर प्रॉफिट होता है तो 100 रुपए में हम 50 रुपए मैं रखूंगा और 50 रुपए आप रखोगे, इसे हम बोलते हैं इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, ठीक है। ये चीज मैंने उनको बोली तो वो एग्री हो गए, और जब एग्री हो गए तो वही हमारी पार्टनरशिप क्या बन गई। तो सीधी सादी बात है, पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, जब दो और दो से ज्यादा, दो या फिर दो से ज्यादा लोग एक साथ आते क्या एक बिजनेस को रन करने के लिए या फिर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और वो एक सुटेबल जो प्रॉफिट और लॉस जो शेयरिंग है उस पर क्या एग्री होते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। इतनी क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट क्या बोला, डेफिनेशन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के हिसाब से पार्टनरशिप क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन द टू पर्सन हु एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनीवन देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैंने यही चीज आपको समझाई, यही चीज बोली है कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप बेसिकली दो इंसान का एक रिलेशन होता है जहां पर वो एक साथ आते एक बिजनेस को रन करने के लिए, और वो एग्री करते एक क्या प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो पर, चाहे वो एक्टिविटी एक अकेला बंदा परफॉर्म कराओ या फिर वो दोनों मिलकर क्या परफॉर्म करे हो, या फिर वो दोनों के लिए कोई और बंदा जिनको उन्होंने हायर किया वो परफॉर्म करो, उस चीज को हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट अब यहां पे हम देखेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप की फीचर्स क्या है, ठीक है, खासियत क्या है, खूबियां क्या है, इस चीज के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली चीज एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप जब भी शुरुआत होता है, देखो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ही है कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप बेसिकली दो बंदों का एक रिलेशन है जहां पर वो दोनों आते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ क्या सलाह मशवरा करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है उस पर एग्री करते हैं, ठीक है, कितना कैपिटल लाना है, कौन कितना काम करेगा, अगर एक्स्ट्रा काम होता है तो उस पर सैलरी मिलेगी क्या, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर आता है तो उस पर क्या कमीशन मिलेगा। तो ये सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन पे दोनों ही जो पार्टनर्स एग्री होते हैं, ठीक है, एग्री होते हैं, उसी चीज को हम लोग एग्रीमेंट बोलते हैं। अब चीजें दो तरीके से हो सकती है। पहली चीज ये होती है कि एग्रीमेंट ओरली हो सकता है, यानी बातचीत में हम डिस्कशन कर ले कि भैया देखो इतना कैपिटल आपको लगाना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ तो इतना हिस्सा आप रखोगे, इतना हिस्सा मैं रखूंगा, ये ओरली हो गया। या फिर हम क्या करें, हम फॉर्मली जाए, हम एक कागजात पे सारी चीजें जो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वो लिख दे, और लिखने के बाद हम बिजनेस स्टार्ट करें, उसे हम लोग रिटर्न एग्रीमेंट बोलेंगे। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या अच्छा है, क्या ओरल एग्रीमेंट अच्छा है कि रिटर्न एग्रीमेंट अच्छा है। देखो जब आप मुझसे पूछोगे, जब मेरी बात करोगे, तो देखो मैं एक चीज यहां पे कहूंगा कि जब कभी भी कोई बिजनेस होता है, एक रिलेशन होता है, तो हो सकता है कि वो रिलेशन कुछ समय तक बहुत अच्छा चले, या फिर हो सकता है एंड तक बहुत अच्छा चले, लेकिन हो सकता है कि बीच में मनभेद हो, मतभेद हो, ठीक है, मुटाव हो एक दूसरे के बीच में, और इसकी वजह से बिजनेस में हमें थोड़ा बहुत क्या फ्लक्चुएशन देखने मिल सकता है, और हो सकता है कि हमारा पार्टनरशिप खत्म हो जाए। अब जब पार्टनरशिप खत्म होगा, अगर ओरली कुछ भी बात हुई रहेगी तो उसका कोई भी प्रूफ नहीं होगा कि इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट शेयरिंग लॉस रेशियो था हमारा, ठीक, इतना कैपिटल लगाया गया था, तो ये चीज कभी भी क्या क्लियर हो नहीं पाएंगी, ठीक है। लेकिन वही अगर एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, तो रिटर्न एग्रीमेंट के हिसाब से अगर आपका पार्टनर फॉर एन एग्जांपल आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाता है, तो आप कोर्ट में जाके उसके के खिलाफ केस कर सकते हो, आप उसके खिलाफ केस लड़ सकते हो, समझ में आ गया। तो रिटर्न एग्रीमेंट बहुत अच्छा होता है। फिर आता है नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म, अब पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, मैं वो भी चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। पार्टनरशिप फर्म कुछ नहीं होता है, जब दो पार्टनर्स एक साथ आते हैं, एक साथ मिलकर एक जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, उसी चीज को हम लोग पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए। क्या बोला गया, अगर आपको पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना है तो कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए। और कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2030 के हिसाब से जो अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, जो चेंज हुए थे क्लॉज, जो चेंज हुए थे रूल्स 2014 में, वहां पे जो मैक्सिमम नंबर है जो पार्टनरशिप में अलाउड है वो 50 है। मतलब कम से कम मिनिमम 2 मेंबर्स, ठीक है, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए।
अगर मिनिमम 2 मेंबर्स है और ज्यादा ज्यादा अगर 50 मेंबर है तो उस तरह की फर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म हम बोलते हैं। इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला, लॉफुल बिजनेस। हाँ, अब पार्टनरशिप जब चालू हो रहा है फर्म, तो ये चीज हमें डिफाइन करता है कि भैया देखो पार्टनरशिप फर्म उन्हीं के लिए जो लॉफुल बिजनेस करते हैं, ठीक है, जो लीगल बिजनेस करते हैं। ऐसा कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए कि जो कि इलीगल हो या फिर कंट्री द्वारा बैंड हो। अगर वो सारी चीज अगर आप कर रहे हो तो वो एक इलीगल एक्टिविटी कहलाएगी, वो पार्टनरशिप कहलाएगा नहीं, वो पार्टनरशिप फर्म में कहलाएगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में हम कहते हैं कि XYZ मटेरियल क्या है, आपका बैन किया गया है, ठीक है। जैसे गुजरात में लीकर बैन किया गया है, मैं जा रहा हूं और पाठक जी जा रहे हो, गुजरात में लीकर प्रोडक्शन का हम पार्टनरशिप फर्म ओपन कर रहे हैं, तो क्या वो बिजनेस कहलाएगा? क्या वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा? नहीं, वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगा, वो एक इलीगल एक्टिविटीज कहलाएगी। क्यों? क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट द्वारा जो लीकर है वो बैन किया गया है। समझ में आ गया? फिर क्या आता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मेन गोल होता है पार्टनरशिप का ही नहीं, किसी भी बिजनेस का जो मेन गोल होता है, सबसे पहला प्रेफरेंस होता है कि वो क्या करे, वो प्रॉफिट अर्न करे। क्या अर्न करे? वो प्रॉफिट अर्न करे। और पार्टनर्स जो है, जो प्रॉफिट है, जो लॉसेस है, जो प्रॉफिट और लॉसेस है, वो जब पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, तो पार्टनरशिप की शुरुआत में ही वो प्रॉफिट और लॉस क्या कर लेते हैं, वो आपका डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। डिसाइड करने के बाद एग्रीमेंट अगर करते हैं तो एग्रीमेंट पे वो मेंशन रहता है और उसी के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, शेयर होता है। लेकिन अगर फॉर एन एग्जांपल कि दो दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्ती थे, उन्होंने कुछ सोचा विचार नहीं, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एक ने लगाए 1 लाख रुपए और एक ने लगाए 2 लाख रुपए, ठीक है। तो जब प्रॉफिट का ये होगा, क्या बोलते हैं, बंटवारा होगा, तो क्या 2 लाख वाले को ज्यादा मिलेगा, 1 लाख वाले को कम मिलेगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अगर जब कभी भी ऐसा केस होता है कि जहां पर जो बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया गया लेकिन प्रॉफिट और लॉस के बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि कितना शेयर करना चाहिए, क्या शेयर करना चाहिए, मेंशन नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। जो प्रॉफिट और जो लॉस होगा दोनों ही पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर 3 पार्टनर्स होंगे तो तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या बोला, अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब पार्टनरशिप की जो फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटीज होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर बिजनेस पे अगर कोई कर्जा होता है और बिजनेस की जो प्रॉपर्टी इनफ नहीं है क्या कर्जा को छुट्टा करने के लिए या फिर जो लायबिलिटीज है उसको क्लियर करने के लिए, तो यहाँ पे पार्टनर्स की जो है पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या ली जाएगी, पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी यूज किया जाएगा डेब्ट्स जो उधारी है उसे क्लियर करने के लिए। वही दूसरा कंडीशन ये भी है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं हूं और पाठक जी हैं, तो किसी रीजन की वजह से पाठक जी जो है वो पे नहीं कर पा रहे, मतलब उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी ली गई, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं उनकी जो बिजनेस की प्रॉपर्टी थी वो भी ले ली गई, लेकिन फिर भी उनके हिस्से का जो डेब्ट था, उन जो लायबिलिटीज थी वो पे नहीं कर पाए, तो क्या वो लायबिलिटी माफ हो जाएगी? तो इसका जवाब है ना, कभी भी माफ नहीं होगी। तो उनका पार्टनर कौन था? उनका पार्टनर मैं था। उनके सुख दुख का साथी कौन था? मैं था। तो उनके दुख में, ठीक है, उनका जो दुख है, जो उनकी जो रिमेनिंग लायबिलिटीज होगी जो वो पे नहीं कर पा रहे, वो किससे वसूली जाएगी? वो मुझसे वसूली की जाएगी और उसको पे करने की मेरी जवाबदारी रहेगी। समझ में आ गया? फिर क्या आता है, रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र में 1 अप्रैल 2005 से ये कंपलसरी कर दिया गया है कि हम पार्टनरशिप फर्म को क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। लेकिन वही बाकी स्टेट्स में अगर मैं बात करूं, जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या ऑप्शनल है। किसके अंतर्गत? आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है सर? रजिस्ट्रेशन मतलब सीधी सादी बात होती है कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में एक मेंशन करवाना कि भैया ये नाम की कंपनी है, ये नाम का पार्टनरशिप फर्म है और इस पार्टनरशिप फर्म के ये ओनर है, ताकि कंपनी के पास भी गवर्नमेंट के पास भी एक रिकॉर्ड रहे कि भैया मेरे कंट्री में, मेरे बाउंड्रीज में आपकी इस तरह के बिजनेस भी क्या कहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इस नाम का भी बिजनेस क्या कहते हैं, एग्जिस्ट करता है। फिर क्या आता है, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सही बात है, हर एक पार्टनर जो होता है वो जॉइंट ओनर होता है फर्म का। क्या होता है? जॉइंट ओनर होता है फर्म का। मतलब जितने भी पार्टनर्स रहेंगे वो दोनों ही बिजनेस के मालिक रहेंगे और साथ ही दोनों ही बिजनेस के क्या रहेंगे, मैनेजर्स रहेंगे। अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट होता है, बिजनेस में कोई ग्रोथ होता है, तो उसकी वाहवाही किसको मिलेगी? दोनों को मिलेगी। अगर बिजनेस में कुछ लॉस होता है, बिजनेस में कुछ नुकसान होता है या फिर कुछ खराब होता है, तो उसको सुनना भी किसको पड़ेगा? दोनों को ही सुनना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या आता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब यहाँ पे क्या बोला, हर एक जो पार्टनर है वो 2 रोल निभाता है, एक प्रिंसिपल का और एक एजेंट का। जब कभी भी
जब कभी भी वो किसी आउटसाइडर से डील करते हैं, क्या, जब कभी वो किसी आउटसाइडर से डील करते हैं, किसी बाहर वाले से डील करते हैं, तो हमेशा क्या बन के बात करते हो, एज अ प्रिंसिपल मांगते हैं, एज अ ओनर करते हैं। लेकिन वही जब वो एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे में सलाह मशवरा करते हैं, तो एज एन ओनर वो बात नहीं करते हैं, वो एज अ एजेंट बात करते हैं कि किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो किया जाए। नेक्स्ट क्या आता है, डिसोल्यूशन। मैंने कहा कि बिजनेस जो है 3 पार्टनर्स है, ठीक है, मैं हूं, पाठक जी है और एक और एक्सवाइजेड पर्सन है। हम तीनों बहुत अच्छा कैसा बिजनेस कर रहे थे, लेकिन हम तीनों के बीच में कुछ मतभेद हो गया, जिसमें से पाठक जी को बहुत ज्यादा बुरा लग गया। अब पाठक जी क्या करना चाहते हैं, पाठक जी बिजनेस छोड़ना चाहते हैं। अब पाठक जी बिजनेस छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या अचानक छोड़ देंगे, नहीं, उनको क्या देना पड़ेगा, उनको 14 दिन का 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, प्रायर नोटिस देना पड़ेगा कि भैया मैं पार्टनरशिप यहाँ पे क्या एंड करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, मैं एंड करना चाहता हूँ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं खत्म है, यहाँ पे पार्टनर्स जो पार्टनरशिप थी, पार्टनरशिप वो खत्म हुई है। यहाँ पे फिर कितने बचेंगे, मैं बचूंगा और XYZ पर्सन बचेगा। क्लियर हो गया। या फिर हम तीनों को बहुत ज्यादा बुरा लग गया और हम तीनों अब एक दूसरे के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जहां पे जो पार्टनर्स है, पार्टनरशिप फॉर्म पूरी तरीके से एंड हो जाती है और कंपनी अब और ज्यादा एग्जिस्ट करती नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो गई होंगी और समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता था। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं। अब आती है पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड क्या है, मैंने अभी आपको बताया, पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जहां पे जो भी 2 पार्टनर्स होंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे, उन पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ रहेगा कि सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा, कौन कितना कैपिटल ला रहा है, ठीक है, ड्रॉइंग्स पे कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये सारी चीजों के बारे में क्या बात की जाती है और वो एक पेपर पे लिखा जाता है। उस पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या आता है, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है, कुछ रूल्स क्या है पार्टनरशिप डीड के, कुछ कंपल्शन क्या है पार्टनरशिप डीड के, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर हम 2 पार्टनर्स और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन बिजनेस की शुरुआत में हमने ये डिसाइड ही नहीं किया कि भैया कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, कि कितना शेयरिंग रेशियो होगा, ये हमने डिसाइड ही नहीं किया, बरोबर। अब जब हमने ये चीज डिसाइड ही नहीं की और हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जब प्रॉफिट बांटने के है, तो हम एक दूसरे से झगड़ा कर पाएंगे क्या? चलो ठीक है, हम झगड़ा कर भी ले रहे, लड़ भी रहे कि मैंने ज्यादा पैसा लगाया तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन एग्रीमेंट में कहीं पे मेंशन नहीं है। तो जिसने ज्यादा पैसा लगाया तो वो क्या सामने वाले पे केस कर सकता है? नहीं केस कर सकता। देखो, भले आपने ज्यादा लगाया, लेकिन एक चीज आपको बिजनेस शुरुआत करने से पहले ही आपको क्या करनी चाहिए थी, बात कर लेनी चाहिए। अगर मैं पैसा ज्यादा लगा रहा तो आपके जो मुनाफा होगा, मुनाफा में हिस्सेदारी भी जो रहनी चाहिए वो मेरी ज्यादा रहनी चाहिए, आपने ये बात ही नहीं की। तो उस हिसाब से जो आपका जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो कैसा शेयर होगा, वो इक्वल शेयर होगा, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग की बात की ही नहीं गई। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब क्या बोला, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ द ड्रॉइंग डेट इज नॉट गिवन 6 months इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। अब क्या बोला गया है, अब ये चीज बोली गई है कि जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स मतलब क्या होता है पहले मैं बता देता हूं। देखो, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं, ठीक है। जब कभी भी बिजनेस क्या करता है, बिजनेसमैन क्या कहता है, बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है, उसी एक्टिविटी का हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। अब यहाँ पे ये बोला गया कि अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से अगर ड्राइंग की कोई भी डेट नहीं मेंशन की गई कि इतने दिन तक अगर आपने नहीं पे किया तो इतने दिन के बाद आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में ड्राइंग्स पे आपको कितने 6 महीने का ब्याज का पे करना पड़ता है। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है, अगर इफ पार्टनर गिव्स द लोन टू द फर्म। अब होता है ना कई बार कि बिजनेस में प्रॉपर अपने पैसे तो लगा दिए, कैपिटल तो लगा दिया, लेकिन बिजनेस को और पैसे की जरूरत है, और यहाँ पे पैसे दोनों पार्टनर्स के पास नहीं है, एक ही पार्टनर के पास है, और बिजनेस में जो पैसे वो एज ए कैपिटल नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहता, वो एज ए लोन देना चाहता है, ठीक है। तो वो बिजनेस को अगर लोन देता है और वहां पे ये चीज मेंशन नहीं होती है डीड में, अगर ये मेंशन नहीं किया जाता है कि अगर कोई भी पार्टनर अगर लोन देता है बिजनेस को तो उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उसको कितना रिटर्न मिलेगा, तो उस कंडीशन में आपको बता देना चाहता हूं, उस कंडीशन में डीड प्रोविजंस के हिसाब से 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। कितना? 6% अलाउ किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम चीज है कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन ही नहीं किया है कि जो बिजनेस ने जो बिजनेस में जो भी दोनों पार्टनर्स अगर कैपिटल लगाए तो उनको ब्याज कितना मिलेगा, ठीक है,
ये मेंशन ही नहीं की है, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, तो उनको कोई भी ब्याज मिलने वाला नहीं, कैपिटल पे कोई भी ब्याज मिलेगा नहीं। सेम चीज सैलरी और कमीशन पे भी है पार्टनर्स के। अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ठीक है, अगर ये मेंशन नहीं है कि एक्स्ट्रा वर्क अगर कोई पार्टनर करता है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डर कोई पार्टनर लेकर आता है तो उसको सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन ही नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं उनको कोई भी सैलरी या फिर कमीशन के लिए वो लायबल नहीं है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर मतलब कि हम दो लोग बिजनेस में हैं, हम चाहते हैं एक नया पार्टनर और आ जाए, एक लोग और जुड़ जाए, लेकिन वो जुड़ सकता है, लेकिन कब जुड़ेगा, जब मेरे जितने बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स हैं वो अगर सब राजी होते हैं तभी वो जुड़ सकता है। अगर सब राजी नहीं होते हैं या नहीं होते तो वो जुड़ सकता नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि मैं अकेला पार्टनर मैं हूं, मैं चाहता हूं इस वजह से वो जुड़ेगा, नहीं, वो सभी की सहमति होगी तभी जुड़ पाएगा, वरना जुड़ पाएगा नहीं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आता है मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंटिंग। अब यहाँ पे दो मेथड्स आते हैं कैपिटल अकाउंटिंग के, पहला आता है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है देखते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से क्या होता है कि जहां पे पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स ने जो भी आपके कैपिटल लगाई होती है उसमें कोई भी छेड़छाड़ की नहीं जाती है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ की नहीं जाती है, और रेगुलर जो बिजनेस से इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर जो वो ड्राइंग्स कर रहे हैं, जो सैलरी मिल रही है, जो प्रॉफिट होता है, वो सभी एक अलग अकाउंट में मेंटेन किया जाता है जिसको हम लोग करंट अकाउंट बोलते हैं, और कैपिटल के अकाउंट को थोड़ा भी टच किया नहीं जाता है। अब व्हाई यूज कैपिटल मेथड, अब हम यहाँ पे क्या बोला गया कि फिक्स कैपिटल मेथड हमें क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है, वो इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियरली एक आइडिया मिलता है, जब हम अकाउंट्स को देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्लियर आइडिया मिलता है कि बिजनेस में शुरुआत के दिनों में कि पार्टनर्स ने, ये पार्टनर ने इतना पैसा लगाया था, ये पार्टनर ने इतना पैसा लगाया था, और रेगुलर ट्रांजेक्शंस में जो ये पार्टनर का इतना पैसा बिजनेस में है और ये पार्टनर का इतना पैसा जो है उसको बिजनेस क्या देने वाला है, और ये कैपिटल वाली चीज जो रहेगी अलग रहेगी, ठीक है। ये जनरली फॉलो कहां पे होता है, जो लार्ज बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वहां पे, जो प्रोफेशनली बिजनेस फॉर्म मैनेज किए जाते हैं, जहां पे जो क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, जहां पे क्लियर होना चाहिए कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, सैलरी कितनी मिल रही है, पार्टनर्स को कमीशन कितना मिल रहा है, और साथ ही साथ जो कैपिटल था उन्होंने कितना लगाया था, ये चीज क्लियर, तो वहां पे ये फिक्स कैपिटल मेथड यूज किया जाता है। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग में सीधी सीधी बात है कि कैपिटल में ही एडजस्ट किया जाता है। जैसा आप देखते थे कि नेट लॉस होता था आप कैपिटल में माइनस करते थे 11th में, ठीक है, अगर प्रॉफिट होता था आप प्रॉफिट ऐड करते थे, ड्राइंग्स होता था ड्राइंग्स को लेस करते थे, तो ये उसे हम लोग बोलते थे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड होगा, अगर लॉस हो रहा है तो कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि आप माइनस कर देते हो, ड्राइंग्स माइनस कर देते हो। समझ में आ गया। तो ये से हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये इजी होता है मेंटेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही अकाउंट पर पार्टनर बनाना पड़ता है, ठीक है। ये कहां पे होते हैं, ये जो छोटे छोटे फर्म्स होते हैं या फिर पुराने जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म्स है उनमें होते हैं, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट्स द नेट मूवमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल इन वन प्लेस, और यहाँ पे हमें क्लियरली एक ही जगह पता चलता है कि बिजनेस में पार्टनर का कैपिटल कितना है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितना पैसा है जो बिजनेस को अभी और लौटाना है पार्टनर्स को, ये चीज समझ में आती है। समझ में आ गया। अब ये जो कैपिटल मेथड आपको इतने अच्छे से अगर नहीं समझा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जब मैं बेसिक्स आपको समझाऊंगा तो वहां पे और अच्छे से आपको चीजें समझेंगी और अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।